We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके ट्रिपल सी के लेक्चर नंबर 8 में। मतलब फिर से लेक्चर 8 में नहीं स्वागत है, लेक्चर नंबर 7 में पिछली बार स्वागत था, लेकिन ट्रिपल सी का ही लेक्चर था, इसलिए मैंने बोला फिर से स्वागत है। तो हमने आज लेक्चर नंबर 8 शुरू किया है, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि हमने लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है, उसके बारे में हर चीज़ जानी थी, कैसे वर्क करता है। सीपीयू के दो कंपोनेंट्स जाने थे, एक एएलयू आपको शायद याद होना चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर एक दूसरा जाना था सीयू कंट्रोल यूनिट, फिर हमने जाना था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जो कि एक हार्डवेयर का पार्ट है। उसके बाद हमने जाना था कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इसको दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जो होता है रैम और रोम। उसके बाद हमने जाना था रैम के बारे में, फिर हमने रैम के भी दो पार्ट देखे, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। उसके बाद हम पढ़े थे रोम को। उसके बाद रोम में जितने तीन तरह के इसको मतलब क्लासीफाई किया ज़्यादातर सब कैटेगरीज में, उसको भी हमने जाना था। उसके बाद हमने पूरा प्राइमरी मेमोरी का जो टॉपिक था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी थी इसके अंदर एक और टॉपिक था सेकेंडरी मेमोरी का। तो आज हम सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक पूरा कवर करने वाले हैं, और सेकेंडरी मेमोरी अगर टॉपिक पूरा कवर हो जाता है आज, तो आप पूरी तरह से हार्डवेयर कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब जो ट्रिपल सी के कोर्स में जितना आपका हार्डवेयर का पार्ट है चैप्टर वन में पूरा नहीं, चैप्टर 1 में जितना भी पार्ट है वो आप कवर कर चुके होंगे। और कल से आपको जो लेक्चर आने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर पे आएगा, और इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, बल्कि पढ़ाने में भी आप लोग को, और ख़ुद से भी अगर एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक्स मेरे फेवरेट है। अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए मैं भी, और आप भी मेरे ख्याल से हो गई। तो आज हम करते हैं, आराम से कवर करते हैं अपना पूरा टॉपिक, भले वीडियो लंबी जाए, लेकिन आज हमने पूरा हार्डवेयर कंप्लीट करना है, ये ठान के बैठे हैं। तो ठीक है, पहले अब जान लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। ये तो आप मेरे ख्याल से भी तुरंत बताया हूँ कि आपको जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। आपको याद होगा ये, मतलब दो पार्ट नहीं होते, उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। अभी मैंने बताया उसी में से सेकेंडरी मेमोरी ये टॉपिक आया। ये मत पूछना कि सेकेंडरी मेमोरी आया कहाँ से। और हाँ, ये बता दूँ, अगर जैसे वॉइस में आप लोग को थोड़ी दिक्कत होती है, या धीमे आ रही है, तेज़ आ रही है, जो भी हो रहा हो, तो आप उसके लिए ईयरफोन यूज़ कर लो या स्पीकर यूज़ कर लो। उसको एक टॉपिक या इशू ना बनाओ वॉइस को लेके, क्योंकि वॉइस का इधर उधर होता रहता है। अब मैं भी फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ दिखूँगा माइक कहाँ पे है, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज करो। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बेकार वॉइस होती है, एक दो लेक्चर कभी कभी हो गया तो हो गया, कभी मूड भी अजीब रहता है तो उस वजह से आवाज़ अजीब निकलने लगती है, वो बात अलग होती है। तो इसलिए उसको टॉपिक ना बनाइएगा, आप लोग ईयरफोन यूज़ कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी आएगी आप लोग को सुनने में भी, या स्पीकर यूज़ करते हो तो और अच्छा है। चलिए तो शुरू करते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी हमने क्या जाना था यार, प्राइमरी मेमोरी नहीं बताऊंगा इस समय, क्योंकि मैंने वो लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके लेक्चर नंबर 7 देखें, वहाँ पे आपको कंप्यूटर मेमोरी के बाद ये प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक मिल जाएगा। तो आज सेकेंडरी मेमोरी टॉपिक है, तो हम पहले जान लेते हैं हमसे बुक क्या कहता है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज, इज़ द स्लोअर एंड चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी। मतलब कह रहा है जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये हमारे एक तरह से सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि ये सेकेंडरी है, मतलब इसको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दी जाएगी। पहला जो होगा वो प्राइमरी मेमोरी का माना जाएगा। मतलब जो हमारा रैम रोम इस टाइप के जो मेमोरी थे अपना उसमें लगा था, हाँ रैम रोम वही बता रहा, जो उस टाइप की मेमोरी थी उसको पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, इसलिए वो प्राइमरी होते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी आते हैं जैसे अपना फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सब जो चीज़ें, इसको सेकेंडरी तौर पे हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इसका नाम ही सेकेंडरी मेमोरी और इसका वर्क भी ऐसे ही होता है। और ये थोड़ा सा उस जो मतलब बहुत ज़्यादा मान लो, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा जो हमारे प्राइमरी मेमोरी थे उनसे स्लोअर होता है। जैसे अब रैम जो होता है, रैम में मैंने बताया था स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में बताया था। जो स्टैटिक रैम होते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, फिर डायनेमिक रैम थोड़ा उससे कम होता है, लेकिन भाई वो रैम है वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, इनसे एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से कॉस्ट को भी देखते हुए और उनमें खासियत है तभी तो उनका कॉस्ट भी हाई रखा गया। हिसाब से पता चलता है कि वो फास्टर होते हैं और ये जो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी ये थोड़े से स्लोअर होते हैं, तो इस वजह से इनको सेकेंडरी तौर पे क्लासीफाई किया जाता है। फिर जानते हैं अगले लाइन में लिखा है इट इज़ अ परमानेंट डिवाइस, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे हमने रैम और रोम के बारे में पढ़ा था, रोम को नहीं रैम को भी जानते हैं, रोम भी परमानेंट था, लेकिन जो हमने प्राइमरी में एक था हमारा रैम,
वो था वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं था। अगर हमारी करंट सप्लाई बंद होती थी तो वो जो उसका डेटा होता था वो इरेज हो जाता था, अपने आप इरेज हो जाता था, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जाती है तब तक उसके पास डेटा रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होती है चला जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसका आप इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दो, बंद करके कहीं भी रख दो, लेकिन इसके अंदर डेटा रहेगा। भले आप देख नहीं पाओगे, आपको देखने के लिए कोई मतलब जो चल रहा हो डिवाइस उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन डेटा आपका सेव रहेगा। उसमें डेटा भी नहीं सेव रहता था, इस वजह से इसको परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। फिर CPU डज नॉट एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली, मतलब ये कि अगर हम सेकेंडरी मेमोरी को अपने CPU में एंटर कराते हैं तो वो उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, मतलब डायरेक्ट उसी में से डेटा नहीं उठाने लगता है। फिर देखते हैं कैसे उठाता है। द कंटेंट इन इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू द रैम टू बी प्रोसेस्ड, मतलब ये कह रहा है कि जो भी डेटा इसमें होता है वो पहले हमारे रैम में कॉपी हो जाता है, जैसे ही आप उसमें लगाओगे तुरंत कॉपी हो जाएगा, उसके बाद एक्सेस होता है। इसी वजह से इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जो हमारा CPU होता है वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी की बात सुनता है, प्राइमरी मेमोरी जो उसको डेटा देता है वो वही सुनता है। इस वजह से जो इनमें डेटा होते हैं वो पहले जो आपको डेटा एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा साइज़ का सेकेंडरी मेमोरी लगाया है अपने CPU में, अब आप उसमें से एक पर्टिकुलर फ़ोटो आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो पहले जो वो फ़ोटो है वो आपके रैम में कॉपी हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको वो CPU आपको वो फ़ोटो दिखाएगा। फिर जैसे ही आप बंद करोगे वो फ़ोटो वो रैम से इरेज हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि जो रैम होते हैं सब प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी और वो सब परमानेंट नहीं होते हैं। इस वजह से उसमें से जैसे आप बंद करोगे खट से इरेज हो जाएगी, जब तक आप ऑप्शन खोले हो तब तक रैम में वो डेटा रहेगा। फिर द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेस्ड इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, ये तो मैं पहले ही बता चुका कि अगर इसमें लाइट कट भी जाए, पावर बंद हो जाए, तभी जो डेटा होता है वो इरेज नहीं होता है, डेटा उसी में रह जाता है, लॉस्ट नहीं होता डेटा इससे। वही चीज़ में लिखा है द इन्फॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेस्ड इवन द पावर इज टर्न्ड ऑफ एंड डेटा विल नॉट बी डिस्ट्रक्टेड अनटिल यूज़र इरेज इट। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये एक तरह से उसी सेंस में हो गया कि ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इरेज ना करें, मतलब अगर किसी भी चीज़ में हमने कोई डेटा रखा है, सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी डेटा रखा है, वीडियो फोटो कुछ भी है, उसको हम जब तक डिलीट का बटन दबा के उसको हटाएं ना उसमें से, तब तक वो उसमें से हटने नहीं वाला, अपने आप नहीं हटेगा, कोई भी एरर नहीं होगा उसमें, अपने आप नहीं हटता है उसमें से डेटा, कोई भी आपके डेटा नहीं हटते हैं अपने पास। अब ये बात अलग है उसको तोड़ दो तब तो भाई कहीं चलेगा ही नहीं, लेकिन तब भी डेटा नहीं हटेगा, वो बस खुलेगा ही नहीं, तो आप जानोगे क्या, तब तो बोल ही दोगे कि डेटा नहीं है इसमें मेरा, ख़राब कर दोगे, वो चीज़ अलग होता है। लेकिन उसमें से अपने आप नहीं हटता। जैसे कि हमारे जो रैम, एक मिनट, हाँ, हमारा जो प्राइमरी मेमोरी था, रैम रोम ये सब था, उसमें से डेटा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसमें नीचे कुछ यहाँ पे शायद स्क्रीन थोड़ा सा भी बीच में डिस्टर्ब हो गया था, वो जान रहे हो मुझे से। मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना माउस के बारे में, जब हार्डवेयर पढ़ रहे थे कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, मेरे से पूरी स्क्रीन ड्रैग हो गई थी और दूसरी जगह ड्रॉप हो गई थी तो चलिए आपके लिए प्रैक्टिकल हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप का, मैंने आपके सामने करके दिखाया, वो चीज़ छोड़िए, उस समय भी करके दिखाया था, जाके वीडियो देख लो, पहले लेक्चर है उसके, जो लेक्चर है उसका जाके चेक कर लो, अगर शुरू से नहीं देखे हो तब, शुरू से देखे हो तब तो अच्छा आपको पता होगा, याद होना चाहिए। फिर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, पेन/फ्लैश ड्राइव, मतलब इसको पेन ड्राइव बोल लो और फ्लैश ड्राइव दोनों। तो ये कुछ सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं उनके यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं, क्या क्या इंक्लूड करता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें है पहला फ्लॉपी डिस्क, तो हम फ्लॉपी डिस्क भी पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव है ये भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप भी पढ़ लेंगे, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क और पेन/फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव ये भी पढ़ लेंगे। इसको एक और हम लोग थंब ड्राइव भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ हमारे थंब जैसी होती है। चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे भी बता दूंगा। और एक इसमें लिखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है, एक मेमोरी स्टिक होता है। चलिए अभी आगे मैं बता दूंगा, वो पेन ड्राइव से रिलेटेड ही टॉपिक है, उसी में बता दूंगा, टॉपिक मिस नहीं करेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं अपना फ्लॉपी डिस्क। अब ये फिर मत पूछना कि फ्लॉपी डिस्क कहाँ से है, भाई पहले देख लो, यहाँ पे है फ्लॉपी डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड करता है फ्लॉपी डिस्क को, यहाँ से लाए हैं हम, ये पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसका देखो फ्लॉपी डिस्क के आगे ड्राइव लगा दो, क्योंकि हर एक जो भी होते हैं वो एक ड्राइव होते हैं कंप्यूटर में, जितने हमारे डिवाइस लगते हैं इसके उसके आगे लगा दिया जाता है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो FDD होता है। अगर कोई आपसे बोले कि FDD, तो आप समझ जाइएगा वो फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात कर रहा है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को वो इंडिकेट कर रहा है। हाँ ठीक है। अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD इज़ अ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव that enables a user to save data on a removable disk keys। अब ये वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा डिस्क कीज, क्योंकि ये सेम वर्ड वही है जो यहाँ पे डिस्क है, समझ रहे हैं, डिस्क और उसका मतलब सेम है, वो भी
डेटा को स्टोर करने के लिए, ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए है, मतलब सेम है, बस ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ये इसका एक तरह से मान लो फुल इसको इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, कहीं ये चीज़ मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। ये और ये सेम है, इसको फुली ऐसे लिख सकते हो आप। तो डिस्क ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, इसको फुली ऐसे लिख सकते हो। अगर आप कहीं ये चीज़ देखो तो कंफ्यूज मत हो कि वो क्या है, या फिर ये देखो तो ये मत कंफ्यूज हो कि ये दोनों अलग अलग, ये और ये सेम है। हाँ, तो अभी टॉपिक ये नहीं है कि वर्ड सेम है, लेकिन तब भी अच्छा टॉपिक था, मैंने बता दिया, इसलिए वर्ड सेम है, याद रखिएगा। तो पहली लाइन में कह रहा है कि जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होते हैं ये यूज़र्स को, मतलब हम लोग को अपने डेटा सेव करने के लिए इनेबल करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं कि आप अपने डेटा हमारे में सेव करो। और ये रिमूवल होते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर में फ़िक्स नहीं होते हैं, लेकिन प्राइमरी वाले जो थे वो फ़िक्स होते थे, ये फ़िक्स नहीं होते। इसको आप डेटा सेव करो अपना, निकाल लो उसमें से, इसलिए इसको रिमूवल डिस्क भी बोला जा रहा है, डिस्क भी बोला जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से बोलता हूँ कि जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं ये यूज़र्स को इनेबल, मतलब यार इसको छोड़ो, इनेबल छोड़ो, ये हम मतलब जो हम लोग होते हैं, इंसान हम लोग हैं, हम लोग फ्लॉपी डिस्क में अपने डेटा को सेव भी कर सकते हैं, और डेटा सेव करने के बाद हम अपने कंप्यूटर से उसको डिस्कनेक्ट मतलब निकाल भी सकते हैं। वही चीज़ पहले लाइन में कह रहा है, वो अपने लैंग्वेज में बोल रहा है कि यूज़र्स को इनेबल करते हैं। यूज़र मतलब हम लोग, इंसान अगर कहीं भी यूज़र हो तो यूज़र मतलब क्या, उपभोक्ता। किसका उपभोक्ता? आप कंप्यूटर का, आप क्या पढ़ रहे हो, कंप्यूटर, उसके बारे में जान रहे हो, फ्लॉपी डिस्क। तो अब कौन इसको यूज़ करेगा? हम ही तो यूज़ करेंगे। तो हमारे बारे में वो कह रहा है, मतलब आपको इंडिकेट कर रहा है, जो भी यूज़ कर रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। फिर दिस इज़ री राइटेबल एंड कैन बी यूज नंबर ऑफ टाइम बाय यूज़र, मतलब ये कह रहा है कि इसमें आप जितनी बार चाहो उतनी बार री राइट कर सकते हो। मतलब जैसे कि हमारा जो रोम था प्राइमरी में, बट रोम हमने बताया था ना, उसमें हमने ये बताया था कि वो री राइटेबल नहीं होता है, उसमें एक बार डेटा पड़ गया तो वो हमेशा रह जाता है। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसमें हम डेटा को री राइट कर सकते हैं। मतलब अगर हमने आज इसमें एक फ़ोटो डाली है तो कल हम फिर से अपने कंप्यूटर में लगाएंगे उसको, और वो फ़ोटो डिलीट करके हम इसमें न्यू फ़ोटो डाल सकते हैं। मतलब इसको री राइट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें जो डेटा चाहें वो डिलीट करें और नया डेटा इसमें डालें। वही चीज़ इसमें कह रहा है। फिर है इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक विथ मैग्नेटिक कोटिंग ऑन इट। कह रहा है कि इसके जो अब इसके बनावट पे आ गया है। ये तो आप जो डिब्बा दिख रहा है ये आपका नहीं, ये तो उसका कवर है, ये देखिए ये अंदर है। कह रहा है कि इसके जो अंदर होता है एक प्लास्टिक होता है, और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक से मैग्नेट समझिएगा, मैग्नेट की एक लेयर होती है, मैग्नेटिक लेयर होती है। वो कौन सा सब्सटेंस होता है इसलिए हमारा मैटर नहीं है, बस हमें इतना जानना है जो भी सब्सटेंस लगा होता है ऊपर वो मैग्नेटिक होता है, उस पर एक मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। और फिर अगले लाइन में लिखा है इट इज़ राउंड इन शेप। अब जैसे ये अंदर देख पा रहे होंगे ऊपर और नीचे वाली इमेज, ये शेप में राउंड होता है। और जैसे कि अब इस पर मैग्नेटिक कोटिंग हुई थी, लेकिन फिर उसको एक कवर देने के लिए इसको एक प्लास्टिक जैकेट में रखा जाता है। ये देखिए जो ये डिब्बा है ना, ये डिब्बा इसका प्लास्टिक जैकेट हो गया। देखिए ये जो डिब्बा है जो खुला है, यहाँ देखिए नीचे खुला है, ऊपर में बंद है। ऊपर से ऐसा दिखता है, ऐसे खोलेंगे तो आप ऐसा दिखेगा। तो अजीत कह रहा है कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती है कोटिंग होने के बाद जो बनती है, उसको एक प्लास्टिक जैकेट में, स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क आर कॉमनली यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। मतलब ये है कि इसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे मान लीजिए आप, एक मिनट, भाई मैं कहूँ यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक लग रही थी। ये कह रहा है कि अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा डालना चाहते हैं तो आप फ्लॉपी डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अपने कंप्यूटर में हम पहले लगाएंगे, अगर एक फ़ोटो हमें किसी और के कंप्यूटर में भेजना है तो हम फ्लॉपी डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाएं, वो फ़ोटो फ्लॉपी डिस्क में हमने कॉपी किया, उसके बाद हम उसके कंप्यूटर में वो फ्लॉपी डिस्क लगा देंगे तो उसके कंप्यूटर में भी वो डेटा आ जाएगा। और इसको मोस्टली इसीलिए यूज़ किया जाता है। मतलब हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मली, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं उनके पास हैवी डाटा होते हैं और सिक्योर डाटा उनको रखने होते हैं, उस समय वो इसका यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फ्लॉपी डिस्क समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ते हैं अपना अगला, लेकिन फिर से आप लोग को एक बार इसको बता दूं कि शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहा हूँ कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये हम लोग को अपने डेटा सेव करने के लिए और उसको सेव करने के बाद कंप्यूटर से निकालने के लिए अलाउ करता है। फिर ये जो होता है ये रीराइटेबल होता है, इसमें हम अपने डाटा को फिर से डाल सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं और कई बार कर सकते हैं ये काम। और ये प्लास्टिक का बना होता है, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक कोटिंग होती है और इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है। और उसके बाद इसको एक प्लास्टिक के कोट में रखा जाता है, स्क्वायर शेप का एक कोट होता है प्लास्टिक जैकेट, उसमें रखा जाता है। फिर फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए।
ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आप इसको अपने में हमेशा लगाए नहीं रहते हैं। कंप्यूटर में नॉर्मली लोग नहीं यूज़ करते हैं इसको, मैं तो नहीं देखा हूँ बहुत कॉमनली यूज़ के लिए, लेकिन तब भी इसका यूज़ इसीलिए सिर्फ होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र किया जाए। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे कि इसका फुल नेम है और हार्ड डिस्क ड्राइव से इसका हम शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं जो होगा हार्ड का H, डी का डिस्क का D, ड्राइव का D यानी HDD। इसको याद रखिएगा, HDD इक्वल टू हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए तो इसके में हम आगे पढ़ते हैं ये क्या होता है। अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बताया, इज़ अ रैंडम एक्सेस, यहाँ एक्सेस की स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं सही कर दूंगा, जल्दी जल्दी टाइप करने में थोड़ा सा हो जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज़ अ रैंडम एक्सेस डिजिटल स्टोरेज, मतलब कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे ये चीज़ एक और क्लियर हो गया कि इसमें भी हम रीराइट कर सकते हैं, ये रीड ओनली मेमोरी नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप, मतलब ये रैम रोम वाला सीन नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब उस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंडम एक्सेस डिजिटल स्टोरेज है, ये रैंडम एक्सेस है, इसमें हम रीराइट कर सकते हैं। अब भाई मैंने यहाँ बोला था रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो अब ये ना समझ लीजिएगा ये रैम है, ठीक है। वो बस आपको समझाने के लिए बोला था, जैसे उस समय मैं आपको बताया था ना कि उसका नाम रीड ओनली मेमोरी क्यों पड़ा या फिर रैंडम एक्सेस क्यों पड़ा, उस समय मैं वो चीज़ बताया था, इस वजह से उसको मैं फिर से जिक्र किया कि अगर आपको याद हो, आपने मेरा वो लेक्चर देखा है, तो आप यहाँ पे भी तुरंत समझ जाओगे। फिर अगले लाइन में लिखा है, हाँ पहले लाइन से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम रीराइट कर सकते हैं। फिर लिखा है ऑल प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ना, हर एक कंप्यूटर मिल जाएगा आपको, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, CPU हो, कुछ भी कोई भी हो, आपके फ़ोन तक में होता है। अगर आप नोटिस करो तो बस नाम चेंज होता है। तो हमारा जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो भी गेम डालने या कुछ भी जो भी हम एक फ़ाइल कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं, वो हमारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। अगर हम गेम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो भी हमारे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होगा। इस लाइन में बस इतना सा कह रहा है कि हर चीज़ जो हमारे कंप्यूटर में पड़ता है, वो हमारे हार्ड डिस्क में जाके इंस्टॉल होता है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पिंडल दैट होल्ड नॉन मेटालिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स विच होल्ड द रिकॉर्डेड डेटा। मतलब समझिएगा इसका कि ये आप बगल में आप इमेज पे आ जाओ, यहाँ इमेज देख रहे हो, ये कह रहा है कि इसके पास एक स्पिंडल होता है, ये डंडी जो है ना, ये स्पिंडल है। स्पिंडल होता है जो एक नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को होल्ड करता है। ये जो डिस्क है, देखो ये जो आप ये गोल सा देख पा रहे हो, ये CD टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये CD नहीं है, ये नॉन मैग्नेटिक एक डिस्क होती है, सर्कुलर होती है शेप में। इसको देखिए, ये स्पिंडल जो है, स्पिंडल ये पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। फिर कॉल्ड प्लेटर्स, मतलब ये जो डिस्क है इसको हम प्लेटर्स बोलते हैं। जो सर्कुलर आप डिस्क देख पा रहे हो, इसका नाम है प्लेटर्स। और ये जो प्लेटर्स होता है, ये इस स्पिंडल की मदद से होल्ड हो रहता है, स्पिंडल इसको यहाँ पकड़ा रहता है इसके अंदर। फिर इसमें लिखा है विच होल्ड और रिकॉर्डेड डेटा, मतलब ये जो सर्कुलर डिस्क है ना, इसमें हमारे डेटा रिकॉर्ड होते हैं और इसको ये पकड़ता है। ये हमारे, अब बात समझिएगा, फिर से बोलता हूँ, जो हमारे सर्कुलर डिस्क है, इमेज पे फोकस करिए, ये सर्कुलर डिस्क हमारा प्लेटर्स है और ये जो प्लेटर्स है ये हमारे डेटा को होल्ड करता है। मतलब हमारे जो भी फाइल, इमेज, वीडियो, गेम जो भी हम मतलब इंस्टॉल किए हैं अपने सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी जो कंप्यूटर में डाले हैं, वो ये होल्ड करता है, उसको ये रखता है। और इसको कौन रखता है, इसको ये बगल में स्पिंडल, ये आप डंडी देख पा रहे होंगे, ये लगा है, ये वाइट कलर का, ये डंडी जो स्पिंडल, ये इसको रखता है। ये मतलब ये जो नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क है, जो ये जिसका नाम हम प्लेटर्स बोलते हैं, उसको ये स्पिंडल पकड़ता है। और ये जो हमारी डिस्क है, ये हमारे डेटा को पकड़ती है, रखती है अपने तक। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसका नाम प्लेटर्स है, इसमें हमारे डेटा सेव होते हैं और ये इन स्पिंडल्स की मदद से यहाँ पे फिट रहता है। बस इसके अलावा और कुछ मत समझिए आप, इसके अलावा जानना ही नहीं है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ना ही आप होइए, ना ही कंफ्यूज होइए आप, क्योंकि इतना डिटेल आपको वो बनाने नहीं जाना है इस समय कि आप उसमें इतना डिटेल में पढ़ेंगे। अगर उसमें और आप पढ़ना चाहेंगे आगे, आप कोई और कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो बात अलग है। अभी आपके कोर्स में जितना उतना मैंने आपको बताया। फिर ईच प्लेटर रिक्वायर्स टू रीड स्लैश राइट हेड्स। अभी जो स्पिंडल है ना, यही इसको राइट और रीड इसी की मदद से होता है। मतलब ये उसके ऊपर एक तरह से लगा रहता है जो उसको पढ़ता भी है, उसमें जो डेटा है उसको हमारे कंप्यूटर तक लाता है और उसी में राइट भी करता है। अब यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे, लेकिन इस इमेज में शायद क्लियर नहीं है सही से। एक इसी तरह एक और लगा होता है स्पिंडल, शायद नीचे की साइड होता होगा, क्या पता।
वो एक मतलब यही है कि 2 स्पिंडल लगे होते हैं जो इस प्लेटर्स को पकड़े भी रहते हैं और वही हमारे डेटा को रीड भी करते हैं और वही हमारे डेटा को इस डिस्क में राइट भी करते हैं जो हम नया चीज़ डालना चाहें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया रैंडम एक्सेस है, इसमें हम रीराइट कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इस 2 ठू लगे होते हैं स्पिंडल्स, वही हमारे प्लेटर्स में डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। फिर अगला लिखा है द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन बैंड, ईच बैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ट्रैक्स। अब ये समझिएगा, अब हमने तो अभी बताया कि जो डिस्क होता है इसके अंदर हमारे डेटा सेव होते हैं। अब ये डिस्क जो है आप इसको ऐसे देखोगे नॉर्मल, लेकिन अगर इसको थोड़ा टेक्निकल व्यू से देखोगे ना तो जैसे कि इसमें कई सारे आपको सर्किल बने हुए दिख जाएंगे आपस में, एक सर्किल फिर उसके चारों ओर अगला सर्किल फिर उसके चारों लोग अगला सर्किल, इस टाइप का आपको सर्किल दिखेगा। तो वो जो सर्किल होते हैं ना वो बैंड्स होते हैं, एक पट्टे से पट्टा पट्टा लगा लगा खूब सारे बनाए जाते हैं इसको। जैसे इसको मैं आपको कैसे समझाऊँ, वो आप मेरे ख्याल से मैथ्स में पढ़े होंगे कि जो कोइंसाइड करने वाले सर्किल होते हैं जिनका सारे सर्किल का सेंटर एक होता है, एक ही सेंटर से कई सारे अलग अलग रेडियस के सर्किल जो बने होते हैं छोटे से बड़े साइज में जो कन्वर्ट होते हैं, उस टाइप के जो डायग्राम बनता है उस तरह इसके अंदर भी होता है, बैंड से वो बना होता है और उसी हर एक बैंड में हमारे डेटा स्टोर होते हैं और उन बैंड्स को हम ट्रैक्स कहते हैं। हर एक बैंड जिसमें हमारा डेटा स्टोर है उसको हम ट्रैक बोलेंगे, TRACK, और एस लगा दो मतलब कई सारे बैंड्स हैं तो इसलिए ट्रैक्स हो गया, वो बात अलग है, वो तो इंग्लिश ग्रामर का सीन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार फ्लो में बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है इसके अंदर एक प्लेटर होता है यानी सर्कुलर डिस्क होता है जिसके अंदर कई सारे बैंड्स होते हैं जिसमें हमारे डेटा स्टोर होते हैं और उन बैंड्स को हम ट्रैक्स बोलते हैं अगर वो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं तब। ये चीज़ याद रखिएगा आप, अगर उसके अंदर जो बैंड्स लगे हैं उसमें कोई डेटा नहीं है तब वो ट्रैक्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर उसके बैंड्स के अंदर डेटा हमारे स्टोर हो गए मतलब हमने कुछ उसमें डाल दिया है डेटा तो वो ट्रैक्स बन जाते हैं। और ये जो सर्कुलर डिस्क यानी प्लेटर होता है ये इस 2 स्पिंडल्स की मदद से होल्ड हुआ रहता है और यही स्पिंडल्स जो होते हैं ये इसके डेटा को रीड करते हैं, मतलब इसके डेटा को हम तक पहुंचाते हैं और हमारे डेटा को इस तक पहुंचाते हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। फिर अब चलते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक पे जो कि शायद आप पहले देखे होंगे, इमेज देख के आपको लग रहा होगा इससे रिलेटेड हम कुछ देखे हैं कभी, चलिए बताते हैं कैसे देखे होंगे। मैग्नेटिक टेप, अगले हमारे सेकेंडरी मेमोरी का नाम है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप का पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ डेटा स्टोरेज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि नेम ही क्लियर है, मैग्नेटिक टेप तो कॉमन सी बात है मैग्नेटिक मटेरियल से ही बना होगा। चुंबकीय तत्व, हिंदी में चुंबकीय तत्व से बना रहता है। इट इज़ अ स्टोरेज मीडियम ऑन अ लार्ज ओपन रील और कैसेट लाइक अ म्यूज़िक कैसेट। मतलब ये कि ये जो स्टोरेज मीडियम होता है ये रील्स टाइप का होता है थोड़ा सा, मैंने आपको बोला ना आप पहले देखे होंगे, जो आपको याद है पहले एक कैसेट्स आते थे म्यूज़िक के जिसमें खूब लंबे लंबे रील होते थे जो ऐसे हवा में बच्चे छोटे छोटे तोड़ के खेलते थे, हवा में छोड़ देते थे, उड़ते थे, सब पतले पतले खूब लंबे लंबे होते थे। तो ये चीज़ कह रहे हैं इसमें लार्ज ओपन रील्स होते हैं और इसको जो कैसेट्स टाइप का होता है, जो पहले म्यूज़िक के कैसेट आते थे, देखिए बगल में ब्रैकेट में लिखा है लाइक अ म्यूज़िक कैसेट, पहले जो म्यूज़िक के कैसेट्स आते थे उस टाइप का ये होता है। फिर इट इज़ फॉर दोज एप्लीकेशंस डैट आर बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग। मतलब ये कि ये जो कैसेट होता है, ये जो मैग्नेटिक टेप है, हमारे जो स्टोरेज डिवाइस है, ये उन एप्लीकेशन के लिए बना है जो डेटा को एक सीक्वेंस में लेते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास कई सारे डेटा है जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेटा है, अब अगर हम चाहें कि हम पहले डेटा नंबर 5 देख लें उसके बाद 1 देखें तो वो हम नहीं कर सकते हैं इसमें, अगर हम मैग्नेटिक टेप में वो हमारे डेटा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो एप्लीकेशन सीरीज़ में डेटा चाहते हैं, सीरीज़ में डेटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब अगर 1 2 3 4 5 है तो वो पहले 1 को प्रोसेस करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। उस टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसी के लिए ये मैग्नेटिक टेप होता है, वही ये मैग्नेटिक टेप यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक टेप होता है ये सीक्वेंशियल डाटा सेव करता है और उसी को ये प्रोसेस भी करता है। मेरे ख्याल से आपको अब ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा सीक्वेंस कैसे, कि मतलब जैसे 1 2 3 4 5 डेटा हमारे पास हैं, अगर हम मैग्नेटिक टेप में वो 5 डेटा सेव किए हैं तो हम चाहे पहले नंबर 4 का जो डेटा है उसको प्रोसेस कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको सीक्वेंस में चलना होगा। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो वो सीक्वेंस में चलने वाला एप्लीकेशन होना चाहिए, उसको पहले नंबर 1 को ही प्रोसेस करना है। अगर हमारे पास इसमें मान लीजिए 5 गाने हैं, 1 2 3 4 5 सॉन्ग्स हैं, अगर हम चाहें पहले 5 प्ले करें, नहीं,
आप पहले 1 प्ले करो, भले मत सुनो, वो बात अलग है। आप पहले उसको प्रोसेस तो करो, पहले डेटा को आप प्रोसेस तो करो। 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो। इस तरह चलता है। और इसी इसके नेचर के वजह से, मतलब कि जैसे सीक्वेंस वाला, इसमें आप अपने हिसाब से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंस में चलना है। इस वजह से ये बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब लोग नॉर्मली जनरली यूज़ के लिए नहीं किया जाता है इसको। चलिए अगले लाइन में पढ़ते हैं, अभी बताऊँगा। ड्यू टू दिस सिक्वेंशियल, यहाँ पे देखिए फिर स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, ड्यू टू दिस सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस, ओहो कितनी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यार आज। हाँ, ड्यू टू दिस सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस नेचर दीज आर नॉट सुटेबल फॉर डेटा फाइल्स दैट नीड टू बी रिवाइज्ड और अपडेटेड। मतलब ये कि ऐसे जैसे आजकल के जितने भी हमारे फाइल्स होते हैं उसको हम फिर से बार बार देखते हैं, कुछ भी उसमें कमी तो नहीं रहेगी, या फिर उसको फिर हम अपडेट करते हैं, अगर कोई कमी मिली तो उसमें हम तुरंत चेंज करते हैं। तो इस टाइप का चीज़ के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम कितनी बार सारे, जैसे हम मान लो हमें पता है कि हमें नंबर 5 वाला जो हमारा डेटा है उसमें हमको ये चेंज करना है, तो पहले हम नंबर 1 को देखेंगे, फिर 2 को देखेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। इस तरह करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा और हमारे टाइम भी बर्बाद होगा और उतना पॉसिबल भी नहीं है कर पाना। बहुत ये हम तो यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं 5 डेटा का, वहाँ हज़ारों लाखों डेटा होते हैं, आप कितने डेटा देखोगे। इस वजह से ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। फिर लिखा है दे आर जनरली यूज्ड फॉर बैकअप डेटा। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि हमारे डेटा प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस में रहता है। लेकिन जैसे हम कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हम बैकअप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने कंप्यूटर को हम हर चीज़ डिलीट कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो हम चाहते हैं कुछ डेटा हमारे पास सेव रहे, तो वो हम इस डिवाइस में, मैग्नेटिक टेप में हम उसको बैकअप कर सकते हैं। अगर इसमें हम बैकअप कर लेंगे तो फिर जब हम दोबारा अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे पूरा फॉर्मेट करने के बाद, तो हम अपने डेटा को उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमारे डेटा था कंप्यूटर में, जिस सीक्वेंस में हमने डेटा इसमें डाला, तो उसी सीक्वेंस में वापस ला सकते हैं। ये इसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे कि इसकी ये आदत है कि ये सीक्वेंस में ही डेटा को प्रोसेस करता है, इस वजह से ये बैकअप के टाइम काम आ जाता है कि हमारे डेटा को सीक्वेंस में हम तक पहुँचाए। मेरे ख्याल से आपको मैग्नेटिक टेप पूरा समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो एग्जांपल मैं दिया हूँ ये काफ़ी अच्छा था। समझ रहे होगे कि पहले हम नंबर 5 अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें सीरीज़ में चलना होगा, यानी 1 करना होगा, 2 करना होगा, 3, फिर 4, फिर 5। इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे डेटा चेक करें। यहाँ 5 हैं, वहाँ हज़ारों होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मैग्नेटिक टेप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भाई आप फिर से एक बार वीडियो देखो, वरना कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अगर आपको इतने अच्छे से समझाने पे भी नहीं समझ आया तो भाई बता देना। मैं मतलब कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन आप बता देना नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। अगर आपको नहीं आया तो आप बताना ज़रूर। चलिए तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर अपने। अगला टॉपिक हमारा है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क आप नाम कम सुने होंगे, लेकिन ये जो बाद में नाम है CD, ये तो सुने होंगे। सब लोग कहते हैं CD लगा दो, CD लगा दो। CD बहुत यूज़ होता है, नॉर्मली हर जगह यूज़ होता है। वही ये CD है जो हम नॉर्मल पिक्चर देखने के लिए, या फिर एक मिनट, कॉम्पैक्ट, या स्पेलिंग शायद गलत है इसीलिए रेड एरर हो रहा है। हाँ अब सही है, CA कॉम्पैक्ट, गलत है अभी भी। मैं खुद गलत लिख के कह रहा हूँ, सही है। हाँ तो देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क आप नाम कम, बहुत कम सुने होंगे, लेकिन CD ज़्यादा सुने होंगे, क्योंकि CD सब लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। पहली बात तो ये ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज होता है। मीडिया होता है मतलब कि ऑप्टिकल हो गया, मतलब लाइट से रिलेटेड, समझ ही पा रहे होगे कि ये लाइट से थोड़ा वर्किंग इसका है। लाइट टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, कुछ रेज में स्टोर कर रहा है, कुछ ऐसे फाइल्स हमारे अलग टेक्नोलॉजी में स्टोर करता है। उसके बाद ये डिजिटली डेटा स्टोर करता है। ये तो भाई कॉमन सी बात है कि हम डिजिटल पढ़ रहे हैं तो डिजिटली हमारे डेटा स्टोर होंगे, वही चीज़ में क्या भी रहा है। फिर इट इज़ चीप, मतलब ये सस्ता होता है, कि जितना हमारा हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क महंगा है, उससे भी सस्ता होगा, मैग्नेटिक टेप से भी सस्ता होगा, उसके बाद जो हमने फ्लॉपी डिस्क पढ़ा है उससे भी सस्ता होगा। इस वजह से ये मेरे ख्याल से मोस्टली यूज़ भी आप इसका देख पा रहे होंगे, इसीलिए नॉर्मल लोग पिक्चर विक्चर भी इसी में भराते हैं, वरना अगर महंगा होता तो लोग नहीं भराते। फिर क्या लिखा है, इट इज़ मेड अप ऑफ मोल्डेड पॉलीमर। अब इसका मटेरियल लिखा है, मोल्डेड पॉलीमर एक मटेरियल होता है, पॉलीमर मोल्डेड, हाँ वही मोल्डेड पॉलीमर एक मटेरियल होता है, उससे इसको बनाया जाता है। आप बस इतना जाने, मटेरियल का नाम जाने, क्या होता है कैसे बनता है ये आपका टॉपिक नहीं है। ये क्या लिखा है, टी कॉन्सिस्ट, या अगले लाइन में यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ इसमें फिर लिखा है कंसिस्ट अ सर्कुलर डिस्क विच इज़ कोटेड विथ थिन मेटल दैट इज़ हाईली रिफ्लेक्टिव। मतलब कह रहा है कि ये जो डिस्क होता है, जैसे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये सर्कुलर होता है, और आप देखते होंगे जो CD होता है वो खूब तेज़ चमकता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है बहुत थिन मेटल की। एक मेटल होता है बहुत पतला होता है, उसकी कोटिंग की जाती है जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, लाइट को बहुत ज़्यादा चमका देता है। तभी आप देखते होगे कई बार
जब आप उसको लाइट में करो तो वो एक रेनबो टाइप का आपको थोड़ा सा शो दिखाता है। वही चीज़ में कह रहा है कि और ये किसके वजह से होता है, ये एक स्पेशल टाइप का मेटल, इस पर पतली सी थिन लेयर लगाई जाती है मेटल की, जो कि हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। उसी मेटल की वजह से इसमें से हमको उस तरह कलर दिखते हैं और ये चमकता है। चलिए तो देखते हैं फिर इसमें आगे क्या लिखा है। फिर लिखा है लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड रीडिंग स्लैश रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन दिस डिस्क। हाँ, जैसे कि आपने अगर कभी देखा होगा सीडी जो आपके घर में पहले होता था, सीडी वो जो ये सीडी नहीं, जो कैसेट है ये नहीं, जो इसका मशीन होता था, उसमें आपने कभी देखा होगा कि एक लेज़र लगा होता है, अंदर एक लेज़र लाइट होती है। जब आप उसको, शायद बहुतों ने नोटिस किया होगा, बहुत छोटी सी होती है वो जो लेज़र लाइट होती है ना, वो लेज़र इसके ऊपर पड़ती है डिस्क के ऊपर, तब इस पर हम कोई चीज़ रीड या फिर राइट कर सकते हैं। मतलब हम अपने डेटा को लेज़र बीम के टेक्नोलॉजी की मदद से, वही सब जो उसमें लेज़र फिट होती है उन्हीं की मदद से इसमें अपने डेटा को डालते भी हैं, मतलब सेव करते हैं। और जो इसमें डेटा हमारे पास सेव होता है उसको हम पढ़ते हैं, मतलब कोई पिक्चर है तो वो भी उसी लेज़र बीम की मदद से ही इसमें से वो निकल के हमें स्क्रीन पे दिखेगी। वही लेज़र बीम रीड करता है इससे डेटा को। निकल से आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये इसके जो फाइल्स होते हैं वो लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से ही रीड और राइट होते हैं। रिकॉर्ड बोलो या राइट बोल लो, मैं तो राइट ज़्यादा सूटेबल समझता हूँ अपने हिसाब से। इसमें रिकॉर्ड लिखा है, रिकॉर्डिंग लिखा है, कोई बात नहीं। रीड एंड राइट समझिए आप, क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, नॉट एक वीडियो क्लास का नहीं कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग आप करें। फिर इट्स डायमीटर इज़ फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या इसका डायमीटर से तो कॉमन सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ऐसे ऊपर से नीचे तक की जो डिस्टेंस होती है, या तो 10 सेंटीमीटर होगा या 30 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैसा है आपका। जैसे जो सॉफ्टवेयर्स के आजकल आते हैं, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स के, जैसे वाईफाई का सॉफ्टवेयर हुआ इस टाइप का, तो उन सब के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके छोटे होते हैं, 10 सेंटीमीटर वाले आते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो बड़े आते हैं 30 सेंटीमीटर, कुछ और मीडियम बीच में भी आते हैं। इनके बीच में वैरी करता है, मतलब 10 से 30 रहेगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। मेरे ख्याल से आप समझ ही होंगे। फिर अगला, 1 CD कैन स्टोर फ्रॉम 600 MB टू 750 MB। मतलब इसका एक स्टोरेज फिक्स होता है। जो आपकी CD होती है इसमें अब या तो 600 MB से लेके 750 MB तक ही स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 750 MB से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते इसमें, और 600 MB से कम स्टोर नहीं कर सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये बहुत कम ही टाइम यूज़ हो पाता है, क्योंकि कुछ हमारे बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसमें नहीं डाल सकते, जो 750 MB से ज़्यादा के होते हैं। फिर दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप। इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। पहला, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी CD-ROM। एक इसका भी एक टाइप आता है, इसका एक कैटेगरी आता है जिसमें हम राइट नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें हम जो डेटा है उसको फिक्स कर दिया जाता है। उस डेटा को आप उसको सिर्फ डेटा को देखो, आप उसमें से निकाल नहीं सकते, आप उस पर कुछ लिख नहीं सकते। फिर एक आता है रिकॉर्डेबल, मतलब एक खाली एक आपको देता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब अगर एक बार आप रिकॉर्ड कर दिए तो उसमें से आप भी नहीं देख सकते उसको। एक स्पेसिफिक जो उसकी मशीन होगी सिर्फ वही देख पाएगी, अलग उसकी एक मशीन हो जाएगी, उसमें सिर्फ आपके लिए वो बनाया जाता है, सिर्फ आप उसमें रिकॉर्ड करो। फिर एक आता है रीराइटेबल, मतलब उसमें आप अपना डेटा एक बार रिकॉर्ड करो, राइट करो, उसके बाद फिर उसको आप देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा फिर देखो, मतलब आप उसको फिर से अपना उसमें राइट कर सकते हो। 3 इसके कैटेगरी होते हैं। जो पहला होता है रीड ओनली मेमोरी वाला, वो CD-ROM होता है, ROM। नॉर्मली जो पिक्चर्स के लिए आता था हम लोग के पास वो यही होता था, CD-ROM, ताकि हम उसमें कुछ कर ना सकें। फिर क्योंकि वो सबसे सस्ता भी होता है, ये भी मैटर करता है। फिर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDR, ये दूसरा है जिसमें हम सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब इसमें हम कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, अपना देख सकते हैं, कॉमन जनरल यूज़ कर सकते हैं। CDRW इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलते हैं फिर अगले टॉपिक की ओर। जो भी आप कहोगे तो यही है, लेकिन नाम अलग है, इमेज सेम है। डैट इज़ अपना DVD। अब ये बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं DVD और CD में फ़र्क क्या है। दोनों सेम दिखता है, कुछ लोग बोलते हैं लो DVD, कुछ लोग बोलते हैं लो CD। अब भाई ये क्या है यार, DVD और CD क्या, इसका लोचा क्या है? तो आज हम यही क्लियर कर लेते हैं ना। इतना देखिए किस लिए लिखा है, क्लियर करने के लिए लिखा है। इमेज सेम है, सिस्टम सेम है, बना वही सेम है, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया है। बस अब इसमें थोड़ा सा और जानते हैं क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी, यानी SD डिस्क। मतलब आपसे अगर कोई DVD की जगह बोल दे SD डिस्क ये है, तो आप भी उसको DVD ही समझिएगा। और SD का अगर कोई फुल फॉर्म पूछ ले, SD डिस्क का फुल फॉर्म सुपर डेंसिटी डिस्क, सुपर का S, डेंसिटी का D, सुपर डेंसिटी डिस्क। डिस्क का इसमें ऐड नहीं किया गया, इसलिए उसको SD डिस्क बोलते हैं। SDD भी बोलते होंगे कुछ लोग भाई, अब
सब लोग दिमाग लगाते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसको SD डिस्क ही बोला जाएगा अगर देखा जाए तो। फिर जैसे अगले लाइन में लिखा है दिस इज़ ऑल्सो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया। मैंने पहले ही बताया कि ये भी CD जैसा ही है, ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। दे ऑफर मोर स्टोरेज, मतलब ये कि ये जो CD होता है उससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हमको देते हैं। पूरी लाइन इसको पढ़ दूँ तब आपको बताऊँ। दे ऑफर मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैट CD वाइल हैविंग सेम डायमेंशन। मतलब कह रहा है कि CD जो होता है, इसके पहले हम पढ़े थे, उससे ये हमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देता है। और ये इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन से आप समझिएगा डायमीटर जो था, यानी इस एज से लेके इस एज तक, वो भी इसका सेम उसी तरह होता है, CD की तरह ही होता है। बट ये स्टोरेज हमको ज़्यादा देता है, सेम साइज़ में स्टोरेज ज़्यादा देता है, इसकी खासियत होती है। मतलब ये भी आपका 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ही रहेगा इसका डायमीटर, लेकिन इसकी जो स्टोरेज आपको मिलेगी, कैपेसिटी जो आपको मिलेगी स्टोरेज की, वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा, CD से ज़्यादा रहती है भाई, इतना समझिए। और कितना रहता है ये भी देखेंगे। दीज यार देखो यहाँ पे आप मिस्टेक देख पा रहे हो, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। और अच्छी चीज़ है, अगर मैं अपनी मिस्टेक को खुद नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। इस तरह आपसे भी अगर मिस्टेक हो तो आप अपनी मिस्टेक खुद सुधार करो, आप किसी और को मिस्टेक दिखाने मत ले जाया करो। इसी तरह मैं कहता हूँ आपसे कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप खुद देखो आप कहाँ पे मिस कर रहे हो पॉइंट, आप खुद से सही करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार में आप करोगे यार। मैं भी पहली बार में नहीं किया, क्या पता। मैं जब एक बार इसकी आपके लिए नोट्स में बना था, मैंने खुद बनाई नोट्स, कहीं से मैं नहीं पाया हूँ ये। आपको ये चीज़ शायद नहीं पता होगा कि मैं ये सब जितना आपको पढ़ाता हूँ वो खुद टाइप करता हूँ, उसके बाद आप तक पहुँचाता हूँ। आप उसके बाद मेरे ये नोट्स पाते हो एकदम पूरी तरह। जितने भी आप अभी तक शुरू से लेकर आज तक के सारे लेक्चर में नोट पाए, वो सब मैंने अपने हाथों से टाइप किए हैं। और भाई मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है कभी कभी 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक इधर उधर, और मैं हो सकता है एक बार में नहीं देख पाया हूँ क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हूँ मैं। तो अब देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं अपनी गलती खुद ढूंढ लेता हूँ, लेकिन आपको गलत नहीं बताऊँगा। अगर मुझे तुरंत दिखेगी मैं तुरंत सही करूँगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है दिस कैन स्टोर अप टू 17 GB। मतलब कि हमने क्या जाना था, जो CD था हमारा वो 600 से 750 MB में रह रहा था, मतलब 1 GB भी नहीं पहुंच रहा था। 600 MB मतलब 0.6 GB अप्रॉक्स मान लो, और 0.75 GB मान लो आप, उतने तक ही था CD आपका, पॉइंट में था GB। लेकिन जो आपका DVD होता है ये 17 GB तक बढ़ सकता है इसका स्टोरेज। मतलब आप बड़े बड़े जो आपके गेम्स होते हैं 5 GB 6 GB 10 GB 17 GB तक के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हो DVD के अंदर। वो स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, बाकी सारा काम सेम है। इसको भी देखिए 3 कैटेगरी में इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। DVD रोम, जैसे कि उसमें था CD रोम जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब डेटा उसके। फिर है DVD-R, मतलब DVD रिकॉर्डेबल, इसमें सिर्फ हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब रीराइट नहीं कर सकते इस वाले में। फिर एक अपना है DVD-RW, इसमें हम रिकॉर्ड करें अपना, देखें उसको, फिर नहीं सही लगा फिर से रीराइट करें अपने हिसाब से, इसको कर सकते हैं। लास्ट वाला हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली अगर पिक्चर देखने वाला यूज़ करते हैं वो तो पहला होता है, लेकिन जो हम लोग जैसे अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, इन सब चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो ये होता है रीराइटेबल वाला। फिर चलिए चलते हैं एक अगला इसी कैटेगरी में। वो थोड़ा सा आपको इमेज हो सकता है अलग दिखे, लेकिन चलता है। देखो थोड़ा सा इमेज भी इसकी मैं यूनिक लगा दी हूँ ताकि आपको हर चीज़ कुछ तो फ़र्क दिख जाए, वरना कहोगे भाई हर चीज़ सेम ही तो इमेज दिखा रहे हो, इमेज नहीं दिखे आपके पास। भाई इमेज वैसे मेरे पास नहीं है, मैं नेट से ही निकाला हूँ इमेज, तो नेट से ही मिलेगी, कहाँ से मैं खींचने तो ही ना जाऊँगा हर चीज़ का फ़ोटो। चलिए तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। इसका नाम है ब्लू रे डिस्क BD। अब ब्लू रे डिस्क BD समझ गए होगे इसका फुल फॉर्म कैसे बन रहा है, ब्लू रे का B और डिस्क का D, काम ख़त्म। फिर इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल डिस्क, ये देख लो सर्कुलर है, ये भी उसी तरह है CD और DVD की जगह ये भी जो होता है BD अपना, ये भी ऑप्टिकल डिस्क होता है, मतलब लाइट वाला सीन है। फिर लिखा है, पूरी लाइन पढ़ दूँ, मतलब आप कहोगे यार आधी ही पढ़ते हो। इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिज़ाइन टू रिकैप्चर द डेटा इन DVD फॉर्मेट। मतलब ये कि ये जो होता है ये ऑप्टिकल डिस्क होता है और इसको रिकैप्चर अपने ये रीराइटेबल टाइप के इसको मोस्टली बनाया जाता है, लेकिन भाई कैटेगरी तो हर चीज़ में निकाल ही दिया जाता है लास्ट में। लेकिन इसको मोस्टली इसीलिए बनाया जाता है कि इसमें हम अपने डेटा को रिकैप्चर कर सकें, रीराइट कर सकें और DVD फॉर्मेट में रख सकते हैं। मतलब जिस फॉर्मेट में हमारे DVD या फिर CD हमारे डेटा को रखता है, उसी फॉर्मेट में ये भी हमारे डेटा को रखता है, उसी तरह होता है। ब्लू रे डिस्क कंटेंट 25 GB स्टोरेज एज पर लेयर।
मतलब इसको कई लेयर्स में बनाया जाता है, कई लेयर्स में, मतलब एक लेयर आप देख रहे हो, इसके ऊपर एक और लेयर लगा देंगे, एक और लेयर लगा देंगे, मतलब इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक लेयर आपका मैक्सिमम 25 GB तक जा सकता है। आप इसके ऊपर चाहे जितने लेयर लगा लो 25 GB आपका प्लस होता जाएगा स्टोरेज। तो इस वजह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको बहुत बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनी होती है, उनको बहुत बड़े बड़े फाइल्स रखने होते हैं, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। हम लोग को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। भाई 25 GB की आप कौन सी अपने कंप्यूटर में फ़ाइल डालने वाले हो, मुझे बता दो इतना। इस वजह से इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब कुछ वो बात अलग है कि आप कहो कि हम मूवी ला रहे हैं खूब सारी भरे हैं, वो चीज़ अलग है। तो उसके लिए यार आजकल अभी बताऊंगा क्या डिवाइस यूज़ होता है, वो इससे अच्छा है। ये थोड़ी ना कोई लगाता है आजकल इसके। और फिर इसमें लिखा है कि द नेम इसका कैसे आया। द नेम ब्लूरे डिस्क रिफर्स, यहाँ पे यार देख रहे हो, यहाँ पे दोनों जुड़ गया है, डिस्क और रिफर्स ये अलग अलग होगा, वरना आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। देखो, द नेम ब्लू रे डिस्क रिफर्स टू ब्लू लेज़र यूज टू रीड द डिस्क। अब मैंने क्या बताया था DVD और CD में कि इसमें लेज़र बीम, ये देखो यहाँ लिखा है, ये देख रहे होगे आप, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे हो ना, ये लेज़र बीम टेक्नोलॉजी से इसको रीड किया जाता है, लेकिन इसमें लेज़र का नाम नहीं लिखा था। ये नॉर्मल लेज़र बीम होती है, लेकिन जो आपका ये है ब्लू रे डिस्क, इसमें स्पेशल टाइप का लेज़र, जो आपके ब्लू लेज़र आते हैं, ब्लू लेज़र एक स्पेशल टाइप का लेज़र होता है, ब्लू कलर का भी लेज़र होता है और कुछ उसकी खासियत होती होगी, और वो लेज़र यूज़ किया जाता है इस डिस्क को रीड करने के लिए। मैंने बोला था ना, आवाज़ कभी कभी अटक जाती है लगातार, करीब मैं बोल रहा हूँ, आपका टाइम देख पा रहे होगे यार, कम से कम 30 मिनट या फिर 40 मिनट तो हो गया आपका लेक्चर चल रहा है अभी तक। तो थोड़ा सा पानी वानी पीने का मन कर गया था ना, तो अभी पी के आया हूँ। वीडियो आपको पता नहीं चला, लेकिन मैंने पॉज कर दी थी, इस वजह से थोड़ी आवाज़ अटक गई थी। चलिए, तो इसमें वही कह रहा है कि इसका नाम जो है ब्लू रे इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें ब्लू कलर की एक लेज़र यूज़ की जाती है इसको पढ़ने के लिए, इसको ये डेटा को रीड करने के लिए, इस वजह से इसका नाम ही ब्लू रे डिस्क डाल दिया गया उसके लेज़र के आधार पर। फिर इट इज़ क्लासीफाइड एज फॉलो। अब जैसे कि सब क्लासीफाई हुए तो उसी तरह ये भी क्लासीफाई है। BD रोम मतलब BD रीड ओनली, मतलब इसमें आप राइट नहीं कर सकते कुछ। रिकॉर्डेबल में आप सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ। फिर आपका मतलब इसका फुल शॉर्ट फॉर्म देख लो BDR है, वरना आपको कि बताया नहीं। फॉर PC डेटा सब में लिखा भी बताऊँगा मतलब। फिर BDRW इसमें रीराइटेबल फॉर PC डेटा। फिर BDRE रीराइटेबल फॉर HDTV रिकॉर्डिंग। अब आप इसमें ये देख रहे होगे कि यहाँ रीराइटेबल डबल डबल लिखा है, एक PC एक HDTV। अब ये क्या है भाई, देखो जो ये होता है, पता है ना, स्पेशल टाइप का, इसकी स्टोरेज भी ज़्यादा है, इसमें लेयर्स ज़्यादा हैं, तो इसमें इसके कुछ जो होते हैं, कुछ जो हल्के थोड़ा से नॉर्मल यूज़ के लिए हो पाते हैं, वो हमारे नॉर्मल PC में सपोर्ट कर जाते हैं, रीराइटेबल वाले CD। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, उसमें कई लेयर लग जाते हैं, तो वो हमारे CD नॉर्मल जो हमारे PC में होता है उसमें सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए एक HDTV अलग एक रिकॉर्डिंग का कुछ होता है, कोई एक डिवाइस होता है, उसमें ये लगाया जाता है। उसमें जो रीराइटेबल लगते हैं उसको BDRE से इंडिकेट करते हैं, और जो हमारे PC में लगता है उसको BDRW से इंडिकेट करती है। ये चीज़ याद रखिएगा। मेरे ख्याल से आपको अब ब्लू रे डिस्क क्लियर हो गया होगा, DVD क्लियर हो गया होगा, CD क्लियर हो गया होगा, मैग्नेटिक टेप मैंने क्लियर कर ही दिया, हार्ड डिस्क ड्राइव क्लियर हो गया होगा, फ्लॉपी डिस्क क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट बचा आपको, वो भी मैं आपको लोग को पढ़ा दूँ, क्योंकि आप लोग नॉर्मल उसको कई जगह देखोगे, लेकिन तब भी एक बार मैं फिर से आप लोग को ऊपर जाके दिखा देता हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या कवर किया, क्योंकि वो लास्ट है, उसके बाद आपका हार्डवेयर ख़त्म हो जाएगा। मैं उसको चाहता हूँ थोड़ा आराम से कवर करते हैं, एक बार आपको ऊपर का भी रिवाइज़ करा देना, वरना आपको ये सब आ कहाँ से रहा है, तो माइंड से मैं नहीं जाता आपके उड़े कोई चीज़। तो जी, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या था? सेकेंडरी मेमोरी जो था ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज था, जैसे कि नाम से क्लियर है, इसको प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे दिया जाता था। अब इसके अंदर जो भी हमने पढ़ा था वो आप वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, और अगर आप नहीं याद है तो आप वीडियो को बैक करके देखें, वो मैं फिर से नहीं बोलने वाला। बताता हूँ मैं जो अगला टॉपिक में यहाँ क्यों आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ आपको बताने के लिए कि अभी जो पढ़े वो सब इसके अंदर था। फ्लॉपी डिस्क पढ़े, ये देखो इसके अंदर है। हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़े, ये देखो इसके अंदर है। मैग्नेटिक टेप पढ़े, देखो इसके अंदर है। CD पढ़े यानी कॉम्पैक्ट ड्राइव डिस्क, वो भी इसके अंदर है। फिर DVD पढ़े मतलब डिजिटल वीडियो ड्राइव, वो भी डिस्क, यार ड्राइव बोल रहा हूँ, आदत पड़ गई, ड्राइव भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल वीडियो डिस्क, वो भी इसके अंदर था। फिर अभी हम क्या पढ़े? ब्लू रे डिस्क, ये भी इसके अंदर था। अब देखो एक ऑप्शन क्या बच क्या रहा है, पेन/फ्लैश ड्राइव। अब कहोगे भाई ये तो बहुत मज़ेदार है, ये सब लोग मेरे ख्याल से देखे भी होगे, यूज़ भी होगे। पेन ड्राइव, लोग कहते हैं पेन ड्राइव में डेटा दे दो, पेन ड्राइव में ये कर दो वो कर दो। जो वही पेन ड्राइव जो होता है ना, वो तो यूज़ तो सब करते हो, लेकिन
आप ना जो नॉर्मल लोग यूज़ करके आपको देते हैं ये है उसमें वो है, आप उसको पढ़ोगे आखिर होता क्या है वो, आप उनसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हो अब जो उसको यूज़ करते हैं नॉर्मल, क्योंकि वो सिर्फ यूज़ करना जानते हैं उसको, उनको हाँ डेटा ट्रांसफ़र करना सब आता है, लेकिन उनको पता ही नहीं वो है क्या जिस चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो CD DVD ये सब था वो भी सबको नहीं पता होता ये सब होता क्या है। यूज़ तो सब करते हो यार भाई, आप लोग भी किए अब आज से पहले यूज़ किए, लेकिन आज आपको इसकी डिटेल पता चलेगी ना CD DVD इन सब की। तो उसी तरह अब आपको पेन ड्राइव जो है इसकी भी आज पूरी डिटेल बताएंगे। अब आप इसको यूज़ भी करोगे, अच्छे से करोगे, और इसके अंदर कैसे वर्क हो रहा है। आप जब हर बार अपने कंप्यूटर में इसको लगाओगे या फिर फ़ोन में जहाँ भी लगाओ, OTG की हेल्प से ये फ़ोन में भी लगता है, अब जहाँ भी लगाओ आप एक बार सोचोगे ज़रूर कि हाँ इसके बारे में ये हमें पता चला था, ये बताया गया था, तो उससे आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा और आपको आगे की नॉलेज भी मिलती रहेगी। हाँ तो शुरू करते हैं अपना पेन/फ्लैश/थंब ड्राइव। अब इसका पेन ड्राइव क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये भाई छोटा है यार, या तो इसी वजह से रखा गया होगा, ये मुझे नहीं पता। पेन ड्राइव का फ्लैश ड्राइव का भी नहीं पता क्यों रखा गया है, और ना ही आपके कोर्स में क्यों रखा गया है, नाम रखने वाले जाने। फिर लेकिन ये पता है मुझे इसका नाम थंब ड्राइव क्यों रखा गया, आपको ये बताता हूँ। क्योंकि इसका जो साइज़ होता है ना वो हमारे थंब जैसा होता है। अगर आप इसको नापना कभी हाथ में पाना पेन ड्राइव, तो देखना थंब से आपको या तो छोटा ही होगा या तो उसी नहीं बड़ा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा ये। फिर अब इसके डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो रही है वीडियो और मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। This is a data storage device that consists of flash memory, USB memory / key memory with an integrated universal serial bus USB interface। मैं बीच में रोक के ही आपको बताने वाला था, लेकिन मैं सोचा पहले एक बार लाइन पढ़ना शुरू किया हूँ तो पढ़ दूँ। तो इसमें कह रहा है कि ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो हमारे पेन ड्राइव है। मैं पेन ड्राइव से बोलूँगा, आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इसको पूरा पेन/फ्लैश/थंब ड्राइव नहीं बोलने वाला, या फिर पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव या फिर थंब ड्राइव में से एक नाम चूज़ किया हूँ, पेन ड्राइव बोलूँगा। जो आपका पेन ड्राइव होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि एक जिसके अंदर एक फ्लैश मेमोरी लगा होता है। मतलब फ्लैश मेमोरी मतलब कि एक USB मेमोरी एक आती है, फ्लैश मेमोरी होती है। USB मेमोरी बहुत छोटी मेमोरी होती है, की मेमोरी उसको बोलते हैं। आप नीचे शायद फोटो जो मेमोरी का देख रहे हो ना, मेमोरी स्टिक इसी टाइप का होता है, बहुत छोटा, इससे भी छोटा, एक छोटी सी मेमोरी लगी होती है, इससे छोटा या इतना ही बड़ा होता है लेकिन छोटा सा होता है वो। की मेमोरी उसकी बोलते हैं, उसका शेप थोड़ा अलग होता है, वो इसके अंदर लगा होता है जिसमें हमारे सारे डेटा सेव होते हैं। और बाकी ऊपर एक कवर होता है, ये USB वाले पोर्ट में फिट होने के लिए कवर है उसका, बाकी सब जो ऊपर आपको दिख रहा है। तो वही कह रहा है कि ये जो आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर एक फ्लैश मेमोरी लगा होता है जिसको हम USB मेमोरी या फिर की मेमोरी भी बोलते हैं। फिर है कि ये यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB का फुल फॉर्म इसमें दिया है कि इसका जो इंटरफेस होता है, मतलब ये हमारे CPU में, कंप्यूटर में USB पोर्ट द्वारा कनेक्ट होता है, और इसका जो इंटरफेस होता है, इसका जो काम करने का प्रक्रिया है वो भी USB वाले, ये USB इंटरफेस पे ये वर्क करता है। फिर दिस इज स्मॉलर इन साइज सेम एज आवर थंब, जैसे कि मैंने पहले बताया इसको थंब ड्राइव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा है, जैसे कि हमारा अंगूठा, जितना बड़ा हमारा अंगूठा होता है उतना बड़ा ये हमारा पेन ड्राइव की साइज होती है, फिर उससे छोटी भी हो सकती है। फिर लिखा है दीज आर रिमूवेबल एंड रीराइटेबल, मतलब इसको हम अपने काम किए CPU में एंटर लगाया या किसी भी की डिवाइस में एंटर किए हैं, उसके जब हमारा काम हो गया तो हम उसमें से इसको निकाल लें, अपने काम करने के बाद इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें रीराइटेबल है, मतलब चाहे जितनी बार अपने डेटा को उसमें एंटर करें, डिलीट करें, एडिट करें, कुछ भी करें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपने डेटा को आगे पीछे किसी भी सीरीज़ में देखें, कोई सीक्वेंस वाला भी सीन नहीं है इसमें, चाहे जैसे आप अपने डेटा को इसमें रखें, चाहे जैसे आप देखें कि चाहे जितनी बार इरेज करें, हर चीज़ में पॉसिबल होता है। इसीलिए मैं आपसे बोला था कि हम लोग ये जो ब्लू-रे डिस्क है इससे अच्छा दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं जो कि अपना पेन ड्राइव है, क्योंकि ये रीराइटेबल है, रिमूवेबल है अपने हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है छोटा है, अंगूठे जितना साइज है, कहीं भी रख लो। फिर दीज आर अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी एज 512 GB, 256 GB, 128 GB, 64, 32, 16, 8 GB एक्सेट्रा। मतलब ये कि इसकी स्टोरेज जो होती है कई सारे स्टोरेज में अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा स्टोरेज, जैसे अभी ये तो ब्लू-रे वाला था, इसकी एक लेयर 25 GB की थी भाई, इसमें तो एक पेन ड्राइव आपका 512 GB GB तक का मिल सकता है। 512 GB का पेन ड्राइव मतलब बहुत हो गया, आप रखो इसमें जितना मूवी रखना, जितना स्टोरेज, जितनी सॉफ्टवेयर रखनी है, भरेगा ही नहीं जल्दी, बहुत टाइम लेगा। तो वही चीज़ है कि ये कई स्टोरेज कैपेसिटी में अवेलेबल होता है, जिस स्टोरेज का आप खरीदें ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना आपको ज़रूरत है, कितने का आप खरीद रहे हो। तो 512 GB तक भी होता है, और भी मेरे ख्याल से अब बन ही रहा है, धीरे धीरे और बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको पेन ड्राइव समझ में आ गया होगा कि ये छोटा होता है साइज में, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो एक USB मेमोरी और की मेमोरी में स्टोर होता है, जिसको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं।
और ये USB पोर्ट पे वर्क करता है, USB इंटरफेस पे वर्क करता है। हमारे CPU का जो USB पोर्ट होता है उसमें लगता है, और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो USB इंटरफेस पे है, फोर्स बोल रहा हूँ मैं, इंटरफेस पे है। और USB का फुल फॉर्म इसमें देखिए आपको मिल गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस, आप याद कर लीजिएगा, आपको इसी से मिल गया है, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, आप याद कर लीजिएगा। और पेन ड्राइव के 3 नाम है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव। थंब ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइज हमारे थंब जैसा है। उसके बाद इसको ये हमारा रिमूवल भी होता है और रीराइटेबल भी होता है, इसको हम अपना निकाल सकते हैं और उसमें रीराइट भी कर सकते हैं। फिर ये जो है ये कई सारे स्टोरेज कैपेसिटी में अवेलेबल है, जैसे 512 GB, 256 GB, 128 इस टाइप में। आपको मेरे ख्याल से पेन ड्राइव समझ में आ गया होगा। फिर एक मैंने नीचे लिखा है मेमोरी स्टिक। ये चीज़ कुछ बुक्स में अब दे दिया है नाम, लेकिन कुछ बुक में नाम नहीं दिया है, मेमोरी स्टिक। ये भी आपका पेन ड्राइव जैसा ही आप समझ लो है, इसी तरह ये भी एक स्टोरेज है, बट ये USB इंटरफेस पे नहीं काम करता है, मतलब इसका USB टाइप का सीन नहीं होता। ये आपके फ़ोन में लगता है मैक्सिमम, या फिर एक कार्ड रीडर आता है उसमें लगा के अपने CPU में लगाएं, तब ये भी पेन ड्राइव जैसा काम करने लगता है। लेकिन ये जो आप इसमें आप देख रहे हो ना, पेन ड्राइव में एक लगा है अंदर फ्लैश मेमोरी, जो इसके अंदर होता है, ये उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये उसी की तरह होता है, इसका एक अलग शेप दे दिया गया है जिसकी वजह से ये हम अपने फ़ोन में लगा सके मेमोरी स्टिक का। मतलब ये है वही जो USB मेमोरी जो हमारे पेन ड्राइव के अंदर होता है, ये वही चीज़ है, बस एक इसको शेप दे दिया गया है, ऐसा शेप दिया गया है जो हर एक फ़ोन में आसानी से लग जाए, हम अपने फ़ोन में इसको यूज़ कर सकें। और ये भी अलग अलग स्टोरेज साइज में अवेलेबल होता है, और ये भी रिमूवल है, और इसको रीराइट कर सकते हैं, जितने GB का चाहे आप उतने GB का चिप ले सकते हैं। इसको चिप हम लोग नॉर्मल बोलते हैं अपने जब फ़ोन ऑन में लगाते हैं तब। इसको प्रोफेशनल नेम इसका मेमोरी स्टिक है। थोड़ा भाई कभी प्रोफेशनल भी बुला लिया करो, बेचारा चिप से चिप्स बन गया होगा नाम सुनते सुनते। तो मेरे ख्याल से हंसी मजाक छोड़ें, और आज का जितना पढ़ाई गया आपको समझ में आ गया होगा। पेन ड्राइव समझ में आ गया, मेमोरी स्टिक समझ में आ गया, ब्लूरे डिस्क समझ में आ गया, जिसको ना आया कमेंट बॉक्स में तुरंत बोले। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD समझ में आ गया, CD समझ में आ गया, और मैग्नेटिक टेप समझ में आ चुका, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD समझ में आ गया, फ्लॉपी डिस्क समझ में आ गया, सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ा टॉपिक जिसके अंदर ये सारे टॉपिक थे वो आपको समझ में आ गया। और जिसको कुछ भी ना समझ में आया हो, कुछ भी एक सिंगल टॉपिक ना समझ में आया, वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बोले। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप क्या पूछने जा रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं, आप सीधे बोलो मैं कमेंट डिलीट करने को तैयार हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब लोग देख रहे हैं, मैं आपका कमेंट मुझ तक पहुँचाऊँ ना, पहले आप मुझ तक ही नहीं पहुँच रहे तो मैं कैसे बताऊँगा। कमेंट तुरंत करो और मैं आपके तुरंत क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाला हूँ। जस्ट आपका कमेंट आएगा, जस्ट मेरे से रिप्लाई आएगा आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आज के लेक्चर में जितना मैंने बताया आपको समझ में आ चुका है, और पुराने लेक्चर आप लोग मिस मत करिए बिल्कुल, वरना आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। और वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता है, क्योंकि आपके टॉपिक अब बड़े हो रहे हैं। मैं चाहते हुए भी वीडियो छोटी नहीं कर सकता, वरना आपके टॉपिक छूट जाएंगे, और मैं नहीं चाहता ये। कल से हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत ही मजा आएगा इस टॉपिक में। और आप जो अभी जैसे थोड़ी बोरियत होने लगी थी धीरे धीरे हार्ड डिस्क में, बहुत मतलब रटने वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ चुका था, तो इस तरह आप सॉफ्टवेयर जब आप बढ़ोगे कुछ रहेगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा, आपको समझ में ज़्यादा आने लगेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, वीडियो आज यहीं एंड करते हैं। आप हमारे वीडियो को अगर भाई पढ़ रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहे हैं या फिर अच्छा भी लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो मन का हौसला बढ़ता है अगर आप कमेंट करोगे तो। और वीडियो को अगर और भी आपके दोस्त हैं जो CCC कर रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे किसी तरह से, उनको भी ज़रूरत है ऑनलाइन पढ़ने की। इस समय लॉकडाउन के समय सबको ज़रूरत है, किसी भी तरह उनको चाहिए कोई ऐसा कोर्स चाहिए उनको जो उनके लैंग्वेज में समझा रहा हो, एक बच्चों की लैंग्वेज में समझा रहा हो, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो उनको तुरंत मेरी वीडियो शेयर करें, और उनके लिए बहुत अच्छा है, एकदम पूरी डिजिटल क्लास है ये आपकी। जो आप नॉर्मल बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस है वो आपके एक तरह से बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, आपको नहीं थोड़ा और लग रहा होगा, एक क्लास वाली फीलिंग आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आपकी एक डिजिटल क्लास है। जो आपको चाहिए वही क्लास है, आप जैसे फ़ोन चला रहे हो उस तरह आपके यहाँ पे मैं आपके लिए कंप्यूटर चला के आपको पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, आपको मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए बच्चे हैं तो, पुराने बच्चे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 के साथ। और हो सकता हो वीडियो लेट आए या फिर जैसे टाइम पे आती है उसी टाइम पे आए, ये मेरा टॉपिक है, आपका नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको वीडियो मिलेगी, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज की नोट्स तैयार कर लीजिए, वेबसाइट नीचे लिंक है उसमें नोट्स हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। उसमें आपको डेली के लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, अगर आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं तब आप ज्वाइन करें, हमारे से जुड़ें
वहाँ पे आपको हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे IQ एजुकेशन चैनल का है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, हमारे स्टाफ्स की लिंक्स, फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, ईमेल मिल जाएगा। आप कहीं भी हमको कांटेक्ट करें किसी भी तरह जो आपको सूटेबल लगे। धन्यवाद। वीडियो आज की यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।